हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पर्यावरण यानी ईवीएस का हम पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए। इससे पहले हम 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट रहेगा, इसमें भी हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके पहले आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। इसके अलावा गाइस, आपकी सभी की डिमांड पर हमने एमपीटीईटी टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। इसमें आपको सभी नोट्स और पीडीएफ फाइल जो है सेंड कर दी गई है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पीडीएफ वगैरह नोट्स सेंड कर दिए गए हैं और हर दिन मॉर्निंग में यहाँ पर जो है पीडीएफ नोट्स वगैरह सेंड किए जाएंगे। तो आप इसको जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर काफी सारी चीजें और इसके अलावा एमपीटीईटी का सबसे पहले जो भी चीज रहेगी वो सबसे पहले अपडेट इसी ग्रुप में आपको मिलेगा, तो इसको आप जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं प्रकाशीय शोषण के लिए, फोटोपैरेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए और फोटोलिसिस के लिए। देखिए, ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। इसमें पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। इसको हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से ये रहेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। गैस, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है यानी प्रकाश संश्लेषण की, इसमें पादप को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे जो है अपना भोजन बना पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी आप इनको कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं उनको क्या कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो जंतु दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं उनको बेसिकली मांसाहारी बोला जाता है। तो मांसाहारी हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। और जो जंतु जो है किसी दूसरे जंतुओं का भक्षण नहीं करते, ओनली जो प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं जैसे सब्जियां, पौधे वगैरह, या फिर आप इनको कह लीजिएगा जो कि फसल वगैरह है, इनका जो ये करते हैं, भक्षण करते हैं, उनको बेसिकली शाकाहारी बोले जाते हैं। और एक तरह के होते हैं, बेसिकली हम मानव का ही उदाहरण ले लेते हैं। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य जो आते हैं वो सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकृति के होते हैं। तो अगर आपको मानव दिखे, मनुष्य दिखे, तो ये आपको बेसिकली लगाना है क्वेश्चन का राइट आंसर सर्वाहारी में। जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं वो मांसाहारी की कैटेगरी में आएंगे, और जो ओनली पौधों या सब्जियों का भक्षण करते हैं उनको शाकाहारी हम कहेंगे। क्लियर है? तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी सही जवाब रहेगा, जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण जैविक घटक है, शैवालों का, पेड़, बैक्टीरिया या उपरोक्त सभी। देखिए, जो पर्यावरण है ये यहाँ पर हमें शैवाल, पेड़ और बैक्टीरिया दे रखा है। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर जितनी भी स्थितियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सभी का एक जैविक घटक होता है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि शैवाल, पेड़ पौधे ये सभी आते हैं श्रेणी में पर्यावरण पर जैविक घटक के रूप में। तो हमारे यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहते हैं? तो पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को, देखिए ऑप्शंस आपको मिले हैं, रासायनिक चक्र, जैव भूवर्गीय चक्र, रासायनिक चक्र, जैविक चक्र और भूवर्गीय चक्र। तो देखिए, भूगर्भीय जो चक्र है ये और रासायनिक चक्र, इन दोनों में आई थिंक आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए, हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्वों में, पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या है? देखिए, आहार जो श्रृंखला है इसमें मनुष्य उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। पेड़ पौधे जो है ये उत्पादक होते हैं, ध्यान रखिएगा, और मनुष्य उपभोक्ता की श्रेणी में आता है आहार श्रृंखला में। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एक और चीज हम आपको बता दे गए, आपकी स्पेशल टीईटी की एग्जाम के लिए यानी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पे चल रहे हैं और लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा, उसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुकी है, जहां पर आप फ्री डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए, ऊर्जा का संरक्षण, अवांछनीय तथा विषैले पदार्थों की उपस्थिति, मिट्टी के ऊपरी परत का उजाड़ना और उपरोक्त सभी। प्रदूषण को अगर हम बात करें तो अवांछित तथा अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यानी जो बेसिकली प्रदूषण होता है ये किसी भी चीज में आप देख लीजिएगा, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, किसी भी कैटेगरी में हम बात करें किसी भी प्रदूषण की,
तो बेसिकली जो अवांछनीय या विषैले जो पदार्थ होते हैं उसका उस तत्व में या तो आप जल की बात कर लीजिएगा या मिट्टी की आप बात कर लीजिएगा या ध्वनि प्रदूषण की आप बात कर लीजिएगा। ध्वनि, जल और मिट्टी, इन सभी में विषैले पदार्थ जब मिल जाते हैं तो उससे ही प्रदूषण पैदा होता है, विषैले पदार्थ की उपस्थिति से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति प्रदूषण को परिभाषित करती है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है? देखिए ओजोन डे जो मनाया जाता है ये 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 16 सितंबर यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? देखिए आपको भोपाल गैस त्रासदी के बारे में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्योंकि पर्यावरण की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। देखिए ये जो चीज है ये आपको सबसे पहले ये बेसिकली पता होना चाहिए कि ये कब हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में। 1984 2-3 दिसंबर की ये बात है। इस दिन ये घटना घटित हुई थी भोपाल में, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसमें एमआईसी गैस का रिसाव हुआ था। एमआईसी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका फुल फॉर्म होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी? तो ये एमआईसी गैस के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी यहाँ पर, उस फैक्ट्री में रिसाव हुआ था गैस का, एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट का, और उस रिसाव के कारण ही यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। तो ये चीजें आप थोड़े से ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ से जल प्रदूषण होने पर मिनी माता बीमारी होती है? तो देखिए किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनी माता बीमारी होती है? तो ये जो पदार्थ है इसका नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड जो पदार्थ है इससे जल प्रदूषित होने पर मिनी माता बीमारी होती है या मिनी माई रोग होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्लोरीकरण किया जाता है गंध हटाने के लिए, गुलित खनिज का अवक्षेपण करने के लिए, पैथोजन एवं कवक को मारने के लिए या सल्ज बनाने के लिए। जल का जो क्लोरीकरण किया जाता है या आप बोल दीजिएगा उसको क्लोरीकरण। तो जल का क्लोरीकरण पैथोजन और कवक दोनों को बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी। बीओडी का क्या अर्थ होता है या बेसिकली इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए बीओडी का जो फुल फॉर्म है ये है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेथ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेथ इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? तो ये जो तेजाबी वर्षा होती है ये होती है बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है या प्रदूषक एक तरह से ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको आप गैस भी बोल सकते हैं। तो ये गैस होती है और ये कहीं ना कहीं प्रदूषक ही होती है। प्रदूषण काफी ज्यादा प्रदूषण होता है इसमें। तो ये सल्फर डाई जो प्रदूषण होता है इसी के कारण तेजाबी वर्षा होती है। और आई थिंक आप सभी जानते हैं अम्ल वर्षा के बारे में, तो ये उसी का एक फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? खनन, कृषि उद्योग, तापीय ऊर्जा संयंत्र या उपरोक्त सभी। देखिए मृदा जो प्रदूषण होती है ये बेसिकली आपको देखिए कृषि उद्योग से कोई इसका खासा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेसिकली कहीं कहीं किन्हीं परिस्थितियों में पड़ता है, तो बट हम यहाँ पर इंक्लूड इसको नहीं कर सकते क्योंकि अगर कोई परिस्थिति हमें दे रखता ऑप्शन में क्लियरली तो हम उसको लगा सकते थे, बट ऐसे कृषि उद्योग को हम नहीं कवर कर सकते हैं। तापीय ऊर्जा संयंत्र से भी कोई मृदा प्रदूषण नहीं होता है, ये खनन से होता है। खनन से होता है, तो खनन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मृदा प्रदूषण का जो मुख्य कारण है ये इसमें खनन दे रखा है, खनन हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि जो प्रदूषण होता है ये फेदम में, डेसिबल में, टन में और किलोग्राम में। ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल में। देखिए आप सभी को बताइए कि ध्वनि जो है ये डेसिबल में मापी जाती है, तो ये डेसिबल में ही होता है ध्वनि प्रदूषण। हमारा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस ये जो जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए ये पहली बात तो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो ये पुतली का फैलाव, हृदय गति में वृद्धि। देखिए ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? पुतली का फैलाव, हृदय गति में वृद्धि, रक्त नलिकाओं में सिकुड़न और उपरोक्त सभी। ध्वनि प्रदूषण से आपको ध्यान रखना है हृदय गति में वृद्धि होती है, हार्ट बीट में स्पीड आ जाती है या वृद्धि हो जाती है। तो हृदय गति में वृद्धि यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो ये जो स्तर होता है इसको आप ध्यान रखिएगा, 120 डीबी यानी 120 डेसिबल से जो अधिक की ध्वनि होती है ये प्रदूषण कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण। इससे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पुनः चक्रण स्रोत है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, धातु या आ और बा दोनों।
करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा रहेगा सौर ऊर्जा। ऊर्जा का पुनः चक्रण स्रोत सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक स्वच्छ जल किसमें पाया जाता है? झील एवं झरने में, भूमिगत जल, पोलर हिम एवं ग्लेशियर या नदी। देखिए सबसे जो स्वच्छ जल होता है ये पाया जाता है पोलर हिम और ग्लेशियर में। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी झील, झरने, भूमिगत जल और नदी, इन सभी में स्वच्छ जल नहीं पाया जाता है। पोलर हिम और ग्लेशियर में ही स्वच्छ जल मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा क्षरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए मृदा क्षरण का जो मुख्य कारण आपको ऑप्शंस मिले हैं, वन आच्छादन, निर्वनीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं या आ और बा दोनों। देखिए इसका जो सही जवाब रहेगा मृदा क्षरण का मुख्य कारण का, ये रहेगा निर्वनीकरण। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निर्वनीकरण जो होता है ये मृदा क्षरण का मुख्य कारण आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर 3 कंट्रीज आपको दे रखी है हर एक ऑप्शंस में। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि विश्व के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले पोजीशन पर चीन है, आप सभी को पता होना चाहिए। चीन पहले नंबर पर है कोयला उत्पादन में। दूसरे नंबर पर अमेरिका का स्थान आता है, यूएसए का। तो तीसरे स्थान पर आता है आपका रूस। देखिए यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। चीन, अमेरिका और रूस, ये तीनों कोयला उत्पादक श्रेणी में पहली पोजीशन पर बने हुए हैं। चीन, दूसरी पर अमेरिका और तीसरे पर रूस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है कोबाल्ट, मैग्नीज, तांबा या उपरोक्त सभी। देखिए गहरे जो समुद्र होते हैं इनमें अत्यधिक मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट की अत्यधिक मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। देखिए ऊर्जा का सबसे जो अच्छा स्रोत होता है और सबसे सस्ता यहाँ पर दे रखा है आपका, सबसे सस्ता। तो सबसे सस्ते की अगर हम बात करें तो ये सौर ऊर्जा ही होता है, और सबसे अच्छे की भी बात करें तो ये भी सौर ऊर्जा ही होता है। बेसिकली सौर ऊर्जा जो है अब धीरे धीरे चलन में आ रहा है दिनों दिन, और इसका जो है ये सबसे बेसिकली सबसे सस्ता और सबसे अच्छा स्रोत होता है ऊर्जा का। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। वैसे भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है सौर ऊर्जा के लिए, सोलर अलायंस जिसको बोलते हैं हम। तो सौर गठबंधन है सभी देशों का, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का एकमात्र संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है, भारत के गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भविष्य का गैर परंपरागत स्रोत को ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ये जो ऊर्जा का स्रोत है इसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा, जो भविष्य का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सब्जी, फल एवं ऑर्नामेंटल पौधे को लगाने को क्या कहते हैं? इनको सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर या फिर पिसिकल्चर। सब्जी, फल, ऑर्नामेंटल जो पौधे होते हैं इनको लगाने को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? तो बस गिफ्ट ऑफ एशिया की अगर हम बात करें तो ये चावल को बोला जाता है। चावल की जो फसल है इसको गिफ्ट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत सबसे अधिक किस देश में होता है? तो ये देश अमेरिका है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत में कोयला कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? देखिए भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? कोयला, लोहा, सोना और अभ्रक। इसमें से आपका सही जवाब रहेगा सोना। देखिए कोयला भी पाया जाता है, लोहा और अभ्रक, ये 3 चीजें भारत में बहुतायत से देखने को मिलती है, बट सोना जो है ये बहुत कम मात्रा में भारत में पाया जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम आप बताइए। श्री सुंदरलाल बहुगुणा, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम या उपरोक्त सभी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए उत्तराखंड का एक जिला है चमोली जिला, यहाँ पर यह घटना घटित हुई थी चिपको आंदोलन की। आप सभी को बताइए वनों से संबंधित यह घटना हुई थी, और इसके जो प्रेरणा उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। ये याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरीबों का लकड़ी। गरीबों का लकड़ी आपको कौन सा है या कौन सा होता है? देखिए गरीबों की जो लकड़ी होती है ये बांस, साल, सागौन, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब रहेगा बांस। बांस जो है ये गरीबों की लकड़ी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल के भूगर्भी स्रोत कौन सा है? एक्वीफर्स, एक्वाफोरा, सतही जल या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ये रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी स्वच्छ जल के भूगर्भीय स्रोत की अगर हम बात करें तो इनमें से कोई भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी।
देखिए ये जो सभी चीज दिखाई दे रही है आपको, तीनों ऑप्शन, ये तीनों एक ही है, कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। प्राकृतिक साधनों का सही उपयोग करना, तो सही उपयोग अगर हम करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव या प्राकृतिक साधनों का मैनेजमेंट। देखिए तीनों जो पॉइंट दिख रहे हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कहीं ना कहीं ये एक ही हमें बात बता रहे हैं कि प्राकृतिक साधनों का सही उपयोग करना, इसका अर्थ संरक्षण ही होता है। और हमें तीनों ऑप्शंस मिले, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उपरोक्त जो सभी है ये संरक्षण का ही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा विविधता, गामा विविधता, बीटा विविधता या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो स्थानीय जैव विविधता होती है इसको अल्फा विविधता कहा जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लिस्ट। देखिए रेड जो लिस्ट होती है इसमें निम्न में से किसके संबंध में सूचना होती है? लाल फूलों के संबंध में, लाल रंग की मछलियों के संबंध में, विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में, लाल रंग के कीटों के संबंध में। रेड लिस्ट जो बुक होती है इसमें विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में सूचना होती है, इसको रेड डाटा बुक भी बोला जाता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। यह विलुप्त जो होने वाले जीव है या विलुप्ति का सामना कर रहे जीव जंतु, आप ऐसा कह सकते हैं, आसानी आपको होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा गया है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, बेतवा, बेतला और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात में, और इसमें शेरों को सुरक्षित रखा गया, शेरों के लिए इसको संरक्षित किया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान को। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है? तो कान्हा जो है ये बेसिकली बाघ के लिए जाना जाता है, बाघ के लिए। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो मानव जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरे नंबर, भारत में मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें, देखिए भारत यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली, और मध्य प्रदेश की इस क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं की जा रही है। तो मानव जनसंख्या के आधार पर भारत का जो स्थान है ये दूसरा है, पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैसीय प्रदूषक प्रभावित करते हैं। तो गैसीय प्रदूषक जो प्रभावित करते हैं ये फेफड़ों को और आंखों दोनों को करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आ और बा दोनों, यानी फेफड़ों और आंखों दोनों को प्रदूषित करता है, प्रभावित करता है गैसीय प्रदूषक। अगला क्वेश्चन है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस का कारण क्या है? तो सिलिकोसिस का जो कारण है ये सिलिका होता है। सिलिका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स किस कारण होता है? देखिए एड्स जो होता है ये आपका बेसिकली वायरस आपसे पूछा है कि एड्स का वायरस क्या है। सबसे पहले तो आप ये चीजें रखिएगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का। और एड्स जिस वायरस के कारण होता है वो वायरस भी आप याद रखिएगा। एड्स होता है एचआईवी वायरस के कारण, एचआईवी इसका वायरस होता है एड्स का। और अगर आपसे क्वेश्चंस में ये भी मिल जाए कि एड्स किस कारण होता है, तो ये भी आपका सही जवाब रहेगा एचआईवी, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। एचआईवी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठरांत संबंधित रोग का कारण क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो जठरांत संबंधित जो रोग होते हैं इसका जो प्रदूषक है ये जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। पर्यावरण में तत्व के चक्रीकरण को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है जैव भूगर्भी रासायनिक चक्र। इस क्वेश्चन को हम ऊपर भी कवर कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट आप रिवीजन करते चलिएगा। आपका सही जवाब रहेगा एमआईसी गैस, मेथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषण क्या है? देखिए प्रदूषण है, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो रहेगा हमारा, ये अवांछित हुआ था विषैले पदार्थों की उपस्थिति है। सही जवाब रहेगा आपका। पुनर्जीवित न होने वाला ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो पुनर्जीवित न होने वाला जो ऊर्जा का स्रोत है इसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। ये दोबारा से जीवित नहीं हो सकता है, ना हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर दे रखा है पुनर्जीवित न होने वाला ऊर्जा स्रोत, यानी जीवाश्म ईंधन इसको आप बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी जो है दोबारा से जीवित हो सकती है, दोबारा से इनको जनरेट किया जा सकता है। बट जीवाश्म ईंधन जो है एक बार खत्म होने के बाद में दोबारा से ये उपलब्ध नहीं हो पाता है, या दोबारा से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गैसों में से कौन ताजमहल को चुपचाप खा रही है या ताजमहल को दिनों दिन खतरा पहुंचा रही है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, या इसको आप अम्ल वर्षा, इसके कारण, इसी गैस के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। आप सभी को ध्यान रखना है थोड़ा सा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो देखिए जो अम्ल वर्षा होती है इसी के कारण ताजमहल को दिनों दिन नुकसान होता जा रहा है और दिनों दिन ताजमहल को क्षति इससे हो रही है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, धुआं समान कुहासा को क्या कहते हैं? इसको स्मोक बोला जाता है, स्मोक, यानी बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होते हैं गरीब देश, अमीर देश, विकासशील देश और ए व बी दोनों। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा अमीर और गरीब दोनों देश जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हो रही है दिनों दिन। तो ये त्वचा जो कैंसर है, त्वचा में जो कैंसर की बीमारी होती है ये ओजोन परत के क्षरण और ओजोन छिद्र के कारण ही हो रही है। ध्यान रखिएगा ये दिनों दिन त्वचा जो कैंसर है बीमारी है इसमें वृद्धि देखी जा रही है। स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषण उपस्थित होता है। देखिए इसमें जो प्रदूषक उपस्थित होता है इसका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा फ्लाई एश। फ्लाई एश जो ये प्रदूषक होता है ये स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन से उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है हरे पेड़ों, घरों में हरे पेड़ से, ग्लोबल वार्मिंग से, घास भूमि से, हरा भरा देश से। सही जवाब रहेगा ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है। तो पीने के जल में फ्लोराइड की अगर अधिकता होती है तो उसमें फ्लोरोसिस बीमारी होती है। नदी के जल का बीओडी अधिक है, इसका अर्थ है जल स्वच्छ है, अधिक प्रदूषित है या शैवाल युक्त है या फिर गोलित खनिज युक्त है। सही जवाब रहेगा यदि नदी के जल का बीओडी अधिक है इसका अर्थ होता है स्वच्छ जल है। अगला क्वेश्चन है हमारा सीवेज प्रदूषित जल पीने का कारण क्या है। पैचिस, टाइफाइड, डायरिया, उपरोक्त सभी। देखिए सीवेज प्रदूषित जो जल होता है ये पीने का मुख्य कारण ये सभी होता है पैचिस, टाइफाइड और डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। इस क्वेश्चन को हम ऊपर भी कवर कर चुके हैं बट वहां पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। देखिए पैटर्न ऐसा ही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जाते ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। आपका सही जवाब रहेगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली में हुआ था, चमोली जिले में। और देखिए जिनका नाम अभी हमने कवर किया है ऊपर, सुंदरलाल बहुगुणा, ये इस आंदोलन के मुख्य व्यक्ति मान सकते हैं इनको। और ये कब हुआ था 1970 में हुआ था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है एस्बेस्टस क्या है। एस्बेस्टस जो है धातु खनिज है, अधातु खनिज है, उपरोक्त दोनों। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी अधातु खनिज ये है। जीवाश्म ईंधन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है पुनर्जीवित होने वाले संसाधन, कभी समाप्त न होने वाले संसाधन, पुनः जीवित न होने वाले संसाधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जीवाश्म जो ईंधन है ये पुनः जीवित न होने वाले संसाधन होते हैं। देखिए क्वेश्चंस बार बार वही आपको बताना चाह रहे हैं कि आप पैटर्न पर ध्यान मत दीजिएगा, पैटर्न पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद में अगर पैटर्न कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप आसानी से उनको बना लेंगे। उसी का हम यहाँ पर आपको टेस्ट रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आपको सारे पैटर्न के क्वेश्चंस पता चल जाए कि कैसे एक क्वेश्चन को कितने 4-5 तरीकों से एक ही पैटर्न अलग अलग पैटर्न चेंज करके पूछे जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है। भूतापी ऊर्जा या फिर बायोमास ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा को बोला जाता है बायोमास ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्टिंग में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका अदा करता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका जो अदा करते हैं ये करते हैं केचुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा भारत में गेंडा कहाँ सुरक्षित है। देखिए गेंडे के लिए स्पेशल नेशनल पार्क बनाया गया है काजीरंगा, जो कि असम राज्य में स्थित है। असम राज्य का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसको गेंडों के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो गाइस बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका झारखंड में स्थित है। इसके अलावा पलामू राष्ट्रीय उद्यान और हजारीबाग जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी झारखंड राज्य में ही स्थित है। झारखंड के किस जिला में पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है। कोनरमा, जमशेदपुर, साहेबगंज और दुमका। देखिए झारखंड का ये जो जिला है इसका नाम साहेबगंज है, यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है नॉट लिटी सीधे निर्भर है जनसंख्या जन्म दर पर। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जनसंख्या का जन्म दर पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। एड्स का संचरण होता है हाथ मिलाने से। देखिए यहाँ पर काफी ऑप्शंस आपको मिले, हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर ब और सा दोनों, यानी आपको हाथ मिलाने सुरक्षित यौन संबंध इनसे, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता या विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 23 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं है। इनमें से जैविक संसाधन में वन सम्मिलित होते हैं, जंतु, जीव जंतु और चारागाह। बाकी जो खनिज होते हैं ये जैविक संसाधन के
में सम्मिलित नहीं होते हमारा, इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग। अगर बात करें हम तो ये कथन किसने कहा है, तो ये पी सोरोकिन, फिटिंग, सैंपल और दीक्षित, ये कथन कहा गया फिटिंग के द्वारा। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, फिटिंग ने कहा है, ये कथन फिटिंग का है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए उत्खनन का जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, ये पड़ता है वन संपदा नष्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, इससे ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है और जल प्रदूषण में भी वृद्धि होती है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी प्रदूषणों में इससे वृद्धि होती है औद्योगिकीकरण से। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है। जल, भूमि, जल, वायु, सौर ऊर्जा और खनिज। सही जवाब आपका रहेगा, देखिए सही जवाब जो आपका रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है, तो खनिज जो है ये अक्षय संसाधन नहीं है। पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है, पानी का सर्वाधिक जो उपयोग होता है ये खेती में होता है। खेती हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। खेती, पीने में, उद्योगों में, इनमें से सभी में खेती आपका इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस खनिज पदार्थ किन कच्ची धातुओं से मिलते हैं और उन्हें कहा जाता है। देखिए खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, तो इनको अयस्क बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, तो देखिए अधात्विक खनिज की अगर हम बात करें तो ये जिप्सम होता है। जिप्सम एक तरह का अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व तापमान, जल आपूर्ति, मिट्टी, ये तीनों तत्व है जो कि वनों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। हमारा सही जवाब रहेगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है गाइस कांटेदार वन या कांटेदार वृक्ष व कंटीली झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति है। तो कांटेदार जो वृक्ष और झाड़ियां होती है ये मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति होती है। पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है, तो देखिए हमको सभी पढ़ने हैं ऑप्शंस। पहले यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ये ऑप्शंस जो है ये गलत है। बाकी जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन के आधारभूत इकाई ये सही है। जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक दोनों तत्व विद्यमान होते हैं और अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये सभी जो ऑप्शंस है ये आपके जो है सही है। बाकी ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है ये आपका गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण के घटकों में आप किसे सम्मिलित करेंगे। पर्यावरण के घटकों में जल, वायु और मृदा, इन सभी को सम्मिलित करना ही होता है या सम्मिलित ऑलरेडी होते ही ये है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का इनमें से सभी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे और परिवहन। इनमें से उद्योग जो धंधे होते हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आपको पता होगा, तो ये पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ते हैं, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा सी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की व्याख्या करने हेतु भूगोल की किस शाखा को विकसित किया गया है। अव्यवहारिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, मानववादी भूगोल और चिकित्सा भूगोल। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझना है। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की व्याख्या करने हेतु भूगोल की किस शाखा को विकसित किया गया है, तो ये जो शाखा है इसका नाम है चिकित्सा भूगोल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्योंकि बात की जा रही है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की व्याख्या करने हेतु भूगोल की, तो यहाँ पर चिकित्सा भूगोल आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है। इसका नाम आपको बताना है। विवाह की आयु, प्रजाति की प्रजनन क्षमता, आयु संरचना और स्वास्थ्य दशा। देखिए ये जो सभी ऑप्शंस आपको मिले हैं इनमें से आपको एक ऑप्शंस क्लिक करना है जो भी आपको राइट आंसर मिल पाए। इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहेगा प्रजाति की प्रजनन क्षमता। ये जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे प्राकृतिक कारक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या विस्फोट संबंध है। देखिए जनसंख्या जो विस्फोट है ये उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर का विस्फोट है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ से भी आपका रहेगा। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो ये जो अधिनियम बनाया गया था भारत में ये 1972 में बनाया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता। जैव विविधता में सम्मिलित है पेड़ पौधे, जीव जंतु, अति सूक्ष्म जीवाणु या उपरोक्त सभी।
देखिए पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव जंतु और अति सूक्ष्म जीवाणु सभी जैव विविधता में सम्मिलित होते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मानव तथा पर्यावरण के परिवर्तनशील संबंधों का विशद विवरण कहां पर मिलता है? तो ये जो मिलता है ये मानव पारिस्थितिकी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहां से भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में औद्योगिक विकास का प्रारंभ कब हुआ था? विश्व में औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ माना जाता है, विश्व में औद्योगिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक विकास की सतत अवधारणा है संतुलित, असंतुलित पारिस्थितिकी विकास या समन्वित पारिस्थितिकी विकास, सतत पारिस्थितिकी विकास, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा इनमें से सभी। इनमें से सभी, ये सभी जो है पारिस्थितिक विकास की सतत अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता आधारित होती है, किस पर आधारित ये होती है? जैविक एवं अजैविक घटकों के संतुलन पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का तत्व नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का तत्व नहीं है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हमें निकालना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा बस्तियां, ये पर्यावरण का तत्व नहीं है। बाकी भूमि के रूप, मिट्टियां और खनिज पदार्थ ये सभी पर्यावरण के तत्व होते हैं, ये बस्तियां जो है ये इसका तत्व नहीं है। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जिन रहते हैं कहलाता है। देखिए, जीव रहते हैं वो क्या कहलाता है? प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसको हम बेसिकली पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंधों का अध्ययन कहां पर मिलता है या किसमें मिलता है? तो ये मानव पारिस्थितिकी में मिलता है। भूस्खलन पर सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होता है? कहां होता है? तो मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में। सही जवाब रहेगा इसका पर्वतीय क्षेत्रों में। भूस्खलन सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण ह्रास होता है? देखिए, पर्यावरण ह्रास प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से, पर्यावरण आघात से, ये इनमें से सभी। सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से पर्यावरण ह्रास होता है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इस महाद्वीप का नाम आपको लगाना है अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, आपको लगाना है, देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाली अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? तो इस कारक का नाम है प्रजाति की प्रजनन क्षमता। जनसंख्या विस्फोटक संबंध है, इसका जो संबंध है सीधा सा उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर से है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जो जनसंख्या है आप कमेंट करके बताइएगा। भारत की जो जनसंख्या है 2001 की जनगणना के अनुसार, देखिए यहाँ पर आपको सही जवाब लगाना है 102.70 करोड़। 102.70 करोड़ आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। 1999-2000 में देश में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? तो ये जो इसके दरमियान अगर हम बात करें इस दशक में 1999-2000 के बीच में अगर हम बात करें देश में जनसंख्या वृद्धि की तो ये 23.34% रही है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? यह कथन कहा गया है, किसने कहा है इसको? डॉक्टर माधव के द्वारा ये कहा गया है, बांध परियोजना ने देश की विशिष्ट परिस्थितियों को या विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? तो ये जो क्षेत्र है इसका नाम है उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में जूमिंग कृषि से वनों का विकास सर्वाधिक होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहेगा। इस वीडियो में गाइस हम टॉप 100 एमसीक्यू सोल्व कर चुके हैं। आई थिंक आपको यहाँ से अंदाजा लगा होगा किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और आपको उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। आई थिंक आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर होंगे या अगर नहीं आपने अभी तक जब सब्सक्राइब किया है, पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हम डेली आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं और लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उनको लेकर आपके लिए आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो को आप जरूर सेंड करिएगा। इसके अलावा इस वीडियो की जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर या आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर मिल जाएगी। और ये कोर्स अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा क्योंकि स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। ऑफर जो है कुछ ही दिनों के लिए है, इसके बाद में इसका जो है ऑफर समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।